Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope so you all are doing well. जैसा कि हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज को लेके चल रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, जिसमें हम देखेंगे डीएनए और आरएनए को। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं प्रोटीन्स क्या होती हैं। Proteins are the most abundant organic compounds to be found in cells and comprise of 50% of their total dry weight. हमारे पास प्रोटीन जो होती है वो बहुत ही मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि तमाम सेल्स में पाई जाती है और 50% जो टोटल ड्राई वेट है बॉडी का उसमें प्रोटीन पाई जाती हैं। प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स एंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल प्रोटीन परफॉर्म मैनी फंक्शन। ये प्रोटीन जो है वो तमाम सेल्स में पाई जाती है और सेल के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में प्रोटीन पाई जाती है और डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ये सेल के स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में भी हेल्प होती है। और इसके अलावा ऑल एंजाइम्स और प्रोटीन्स कंट्रोल द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। जितनी भी एंजाइम्स है वो सारी की सारी प्रोटीन्स हैं और ये कंट्रोल करती हैं मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस को सेल के अंदर। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें फूड की ब्रेकडाउन होती है और मेटाबॉलिज्म के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट है हमारे पास कि एज हार्मोन्स प्रोटीन्स रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अगर प्रोटीन्स को हम एज अ हार्मोन देखें तो क्या होता है, प्रोटीन्स जो है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सम प्रोटीन्स फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन वर्क एज कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन, लिपिड्स, मेटल आयंस एक्सेट्रा। हमारे पास कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो जैसे कि हीमोग्लोबिन की बात हम कर लेते हैं, तो ये एज ए कैरियर भी वर्क करती है और स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करती है। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ये रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन एंटर होती है और ये कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन। और इसके अलावा लिपिड्स हैं, मेटल आयंस हैं, ये सारे के सारे किसके थ्रू जाते हैं, प्रोटीन्स के थ्रू जाते हैं। प्रोटीन्स इनको कैरी करते हैं और इनको स्पेसिफिक साइट्स पे डिलीवर करते हैं। Some proteins called antibodies defend the body against pathogens. इसके अलावा प्रोटीन्स जो है हमारे पास एंटीबॉडी का काम भी करती हैं, डिफेंड करती हैं बॉडी को अगेंस्ट पैथोजेंस। कुछ जो होती हैं प्रोटीन्स वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, कुछ जो होती हैं मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनालिज में हेल्प करती हैं, या फिर क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट होती है ड्यूरिंग एनाफेज, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है एनाफेज के प्रोसेस में, तो वहां पे जब डिवीजन होती है क्रोमोसोम्स की, तो उसमें भी कौन हेल्प करता है, क्रोमोसोम को मूव करवाने में प्रोटीन्स हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड्स की, जो कंपाउंड्स कंटेन करती हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। प्रोटीन्स पॉलीमर किसकी हैं, अमाइनो एसिड्स की हैं और इनके पास कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। The number of amino acids varies from a few to 3000 or even more in different proteins. ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये वेरी करते हैं सेल टू सेल और एनिमल टू एनिमल, या फिर हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसकी वेरिएशन जो है वो फ्यू, अगर इसके नंबर को काउंट करें, थोड़े से नंबर से स्टार्ट होकर ये 3000 तक या फिर इससे भी डिफरेंट प्रोटीन्स हो सकती हैं इसके अंदर। तो ये थी हमारे पास प्रोटीन्स। तो इसको एक बार देख लेते हैं। मोस्ट abundant organic compounds to be found in cells and comprise over 50% of their total dry weight. Present in all types of cells and in all parts of the cell, protein perform many functions. Build many structures of the cell, all enzymes or proteins control the whole metabolism of the cell. As hormones, proteins regulate metabolic processes. Some proteins, like for example hemoglobin, works as carrier and transports specific substances such as oxygen, lipids, metal ions, etc. Some proteins called antibodies defend the body against pathogens. Some are blood clotting proteins, movement of organs and organisms, and chromosomes during anaphase of cell division. Proteins are polymers of amino acids, the compounds containing carbon, nitrogen, oxygen, and hydrogen. The number of amino acids varies from a few to 3000 or even more in different proteins. तो ये थे हमारे पास प्रोटीन्स।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। About 170 types of amino acids have been found to occur in cells and tissues। एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके जो टिश्यूज या सेल्स हैं उसमें 170 टाइप के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। इन 170 में से 170 अमाइनो एसिड्स में से 25 जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्रोटीन्स को। ऑफ दीज अबाउट 25 आर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ प्रोटीन्स। मतलब इसमें से जो 25 हैं वो कॉन्स्टिट्यूट है किसके, जो वो हैं प्रोटीन्स के। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर हाउएवर मेड अप ऑफ 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जैसे जो कि 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं। ऑल द अमाइनो एसिड्स हैव एन अमाइनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम आल्सो नोन एज अल्फा कार्बन। हमारे पास एक चेन होती है कार्बन की या फिर एक स्ट्रक्चर होता है कार्बन का जिसके साथ 4 हाइड्रोजन जो है अटैच हो सकते हैं और कार्बन की वैलेंसी क्या है 4। इसमें क्या होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH, और एक अमाइनो ग्रुप होता है जो कि है NH2। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों एक ही कार्बन के साथ अटैच होते हैं, मतलब मिड में कार्बन होता है और साइड पे एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरी साइड पे क्या होता है हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता, सॉरी अमाइनो ग्रुप होता है। अमाइनो ग्रुप होता है NH2 और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH। तो उसको क्या कहते हैं, उसको अल्फा कार्बन कहते हैं जो कि फर्स्ट वन कार्बन होता है किसी भी रिएक्शन का। तो ये थे हमारे पास प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइनो एसिड्स की डिटेल। अमाइनो एसिड्स लिंक टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन्स। यहाँ पे अमाइनो एसिड्स के साथ मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड्स में रिएक्ट विद द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ अनदर रिलीजिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अमाइनो ग्रुप जो है एक अमाइनो एसिड का वो रिएक्ट करता है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ। जैसे कि हमने पढ़ा एक अमाइनो ग्रुप होता है कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH और अमाइनो ग्रुप होता है NH2। तो जो NH2 है वो रिएक्ट करेगा COOH के साथ और एक दूसरा एन अदर रिलीजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन एंड एलानिन में कंबाइन the linkage between the hydroxyl group of carboxyl group of one amino acid and the hydrogen of amino group of another amino acid release H2O and C and link to form bond called peptide bond। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन में हम देख लेते हैं। रिएक्शन में ये देखिए, ये जो मिड वाला कार्बन है जिसके साथ H और C अटैच है, ऊपर H है और नीचे C है, ये है हमारे पास अल्फा कार्बन। और यहाँ पे एक देखें, एक है COOH जो है ये रेड में जो शो किया हुआ है। रेड में जो ये दो रेड हैं OO और इसके ऊपर है H। तो ये है हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। जैसे देखें इधर लेफ्ट साइड पे ये जो सी ग्रीन कलर में है N और H है, दोनों H है वाइट कलर में। NH2 एक साइड पे अमाइनो ग्रुप हो गया, एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, और ये जिस बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक्ड है इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप मिलते हैं और H2O रिलीज करते हैं तो हम कहेंगे ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है। The resultant compound glycyl alanine has two amino acid subunits and is a dipeptide। अगर जो हमारा रिजल्टेंट निकलता है, जो कि हमने ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू करवाया है रिएक्शन, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है कंपाउंड का ग्लाइसाइल या एलानीन का जो दो अमाइनो एसिड्स हैं सब यूनिट्स जो हैं हमारे पास वो आएंगे और उसको हम कहेंगे डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डाई का मतलब होता है टू और पेप्टाइड का मतलब हमने जैसे पढ़ा है पीछे के पेप्टाइड बॉन्ड किस में होता है, कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप के बीच में होता है। तो यहाँ पे डाइपेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। A dipeptide has an amino group at one end and a carboxyl group at the other end of the molecule। डाइपेप्टाइड में क्या होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है एक साइड पे और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है दूसरी साइड पे। सो बोथ रिएक्टिव पार्ट्स आर अगेन अवेलेबल फॉर फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड्स टू प्रोड्यूस ट्राइपेप्टाइड्स, टेट्रापेप्टाइड्स एंड पेंटापेप्टाइड्स एक्सेट्रा लीडिंग टू पॉलीपेप्टाइड चेन। अब एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड एक दूसरे के साथ लिंक्ड करते रहेंगे, लिंक्ड होते रहेंगे और ट्राइपेप्टाइड बनाएंगे, टेट्रा बनाएंगे और पेंटा पेप्टाइड्स बनाएंगे, और ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा, अब स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का,
इसमें 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर हैं इसके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वॉटरनरी। हमारे पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल ही होता है, जैसे कि इसको देख लेते हैं हम। द प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्राइजेस द नंबर एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास, ये नंबर और सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर। एफ सैंगर was the first scientist who determined the sequence of amino acids in a protein molecule. एफ सेंगर जो है वो पहला साइंटिस्ट था जिसने सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स को प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर फाइंड आउट किया था और इंट्रोड्यूस करवाया था कि इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर भी होता है जो कि हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। After 10 years of careful work, he concluded that insulin is composed of 51 amino acids in two chains. और केयरफुली उसने 10 साल तक इस पे काम किया और उसने ये कंक्लूजन निकाला, जो इंसुलिन है उसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं और दो चेन्स बनती हैं। नेक्स्ट हमारे पास, वन ऑफ द चेन हैड 21 अमीनो एसिड्स, द अदर हैड 30 अमीनो एसिड्स एंड दे वर हेल्ड टुगेदर बाय डाई सल्फाइड ब्रिज। तो उसने क्या कहा कि जैसे उसने कहा कि उसका कंक्लूजन था कि 51 अमीनो एसिड्स होते हैं इंसुलिन जिससे मिलके बनती है या फिर कंपोज होती है। तो इसमें 21 अमीनो एसिड्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग उसने कहा था कि 21 अमीनो एसिड्स जो हैं वो एक चेन के होते हैं और 30 अमीनो एसिड जो हैं वो दूसरी चेन के होते हैं। और ये दोनों चेन्स जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं और एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर होता है, मतलब बाइंड होना, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना। और इस इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बन रहा है या फिर एक बॉन्ड बन रहा है जिसको हम कह रहे हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। तो ये था हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। हीमोग्लोबिन इज कंपेयर्ड ऑफ 4 जीन्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा जीन्स। हीमोग्लोबिन की अगर हम एग्जांपल ले लें यहाँ पे, तो इसमें क्या होती हैं, 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा की होती हैं, 2 बीटा की होती हैं। Each alpha chain contains 141 amino acids while each beta chain contains 146 amino acids. ये बात हमेशा हमने याद रखनी है, जो अल्फा चेन होती है उस पे 141 अमीनो एसिड्स होते हैं और जो बीटा चेन होती है उस पे 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। The size of a protein molecule is determined by the type of amino acids and the number of amino acids comprising that particular protein molecule. हमारे पास जो साइज होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल का, उसको हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? हम अमीनो एसिड्स के टाइप को देखेंगे और उसके नंबर्स को देखेंगे कि पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है उसका साइज क्या है और उसका नंबर क्या है। नेक्स्ट हमारे पास, देयर आर ओवर 10,000 प्रोटीन्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। 10,000 प्रोटीन्स होती हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर और 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। If any amino acid is not in its normal place, और ये जो हमारे पास 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, अगर ये अपनी नॉर्मल जगह से मिसप्लेस हो जाएं या रिप्लेस हो जाएं, तो प्रोटीन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। मतलब प्रोटीन्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते ड्यू टू दिस रिप्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट हमारे पास, द बेस्ट एग्जांपल इज अ सिकल सेल हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, इसके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन होता है जो ब्लड होता है ह्यूमन के अंदर, उसको रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे, और वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। लेकिन हीमोग्लोबिन में हम अगर रेड ब्लड सेल्स की एग्जाम्पल लें, तो जो सिकल सेल होता है, जो कि जब सेल की शेप चेंज हो जाती है, सिकल सेल हो जाता है, तो जो हीमोग्लोबिन है हीमोग्लोबिन के अंदर, तो इसमें क्या होगा, तो वो अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे और सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल। इन दिस केस ओनली वन अमीनो एसिड इन ईच बीटा चेन आउट ऑफ द 547 अमीनो एसिड्स डू नॉट ऑक्यूपाई द नॉर्मल place in the protein. In fact, this particular amino acid is replaced by some other amino acids and the hemoglobin fails to carry any or sufficient oxygen, hence leading to death of the patient. अच्छा, अगर इस केस में हम देखें कि जब हम कह रहे हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, मतलब सिकल सेल एनीमिया हो गया है ह्यूमन के अंदर, तो इस केस में क्या करेंगे हम देखेंगे कि इसमें एक अमाइनो एसिड जो है
उसमें एक में तो एक बीटा भी चेन है और इसकी अल्फा भी है। तो जो उसकी बीटा चेन है ना, उसमें क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 574 अमाइनो एसिड्स, इसमें ये जो है कुछ जो होंगे वो नॉर्मल प्लेस में नहीं होंगे, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा दूसरे अमाइनो एसिड्स के साथ। मतलब कि जिसका ये फंक्शन है वो अपनी जगह से मिसप्लेस हो गया है या फिर रिप्लेस हो गया है। फिर हीमोग्लोबिन जो है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकती और पेशेंट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि जब सिकल सेल एनीमिया हो गया है तो इसकी जो डेफिशिएंसी है, मतलब ब्लड की डेफिशिएंसी जो है वो क्या करेगी, उसकी डेथ भी कॉज कर सकती है एक पेशेंट की जिसको सिकल सेल एनीमिया हो जाए। तो ये था हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है द पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजुअली डू नॉट लाई फ्लैट। जैसे कि हमने पॉलीपेप्टाइड चेन पढ़ी कि पॉलीपेप्टाइड चेन किसके दरमियान में होती है, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के बीच में होती है पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर वो फ्लैट नहीं होती, मतलब फ्लैट मतलब सीधी नहीं होती, ये थोड़ी सी जिगजैग होती है। दे यूजुअली कॉइल इनटू अ हेलिक्स और इनटू सम अदर रेगुलर कॉन्फ़िगरेशंस। मतलब ये स्ट्रेट नहीं होती, फ्लैट नहीं होती, सीधी नहीं होती, ये या तो कॉइल होती है हेलिक्स के अंदर या फिर क्या होती है, रेगुलर इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। वन ऑफ द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स क्या है, ये यहाँ पे जैसे पिक्चर में भी दिखाया गया, ये देखिए जिग जैग स्ट्रक्चर में जा रहा है। जैसे कि हमने उसमें देखा था, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने देखा कि वो जिगजैग नहीं था, वो एक सही वाला स्ट्रक्चर था, चेन में स्ट्रक्चर था। और ये जो है ये जिगजैग में जा रहा है और ये इसमें ये बनी हुई है, प्लेटेड शीट बनी हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इन्वॉल्व्स अ स्पाइरल फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, इसमें क्या होता है, स्पाइरल फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमने जिगजैग की बात की, पॉलीपेप्टाइड चेन की जिगजैग फॉर्मेशन होती है। द अल्फा हेलिक्स इज अ वेरी यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर विद 3.6 अमीनो एसिड्स इन ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स। अब 3.6 अमीनो एसिड्स क्यों कह रहे हैं, देखें अब ये जो स्ट्रक्चर है जिगजैग में है, ये टर्न ले रहा है ना, एक पॉइंट पे जाके इसने टर्न लेना है, और वो जो उसका एक टर्न है ना, एक बार उसका मुड़ना है, वो क्या करेगा, उसके पास 3.6 अमीनो एसिड्स होंगे। तो हर एक टर्न के पास 3.6 अमीनो एसिड्स होंगे। तो द हेलिकल स्ट्रक्चर इज केप्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग अमीनो एसिड्स molecules in successive turns of the spiral। जो हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो वैसे का वैसे रहेगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल जो हैं उनके बीच में। जितनी बार भी ये टर्न लेगा उसकी 3.6 अमाइनो एसिड्स होंगे एक टर्न के, और इसका हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट है बीटा प्लेटेड शीथ इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। और जब इसकी ये रिवर्स में देखेंगे हम, तो इसकी फोल्डिंग से बैक की तरफ अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, बीटा प्लेटेड शीथ होगी। तो ये था हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर। Usually a polypeptide chain bands and folds among itself forming a globular shape. This is the protein's tertiary conformation। जब हमने पढ़ा प्राइमरी में कि बिल्कुल सही वाला स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सा होता है। सेकेंडरी में हमने पढ़ा कि या तो हेलिकल की स्ट्रक्चर हेलिक्स फॉर्म में होता है, या फिर वो स्पाइरल जैसे कॉइल्ड हुआ हुआ था, या फिर जिगजैग मैनर्स में था। लेकिन टर्शरी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे क्या है, ये जो है बेंड हुआ हुआ है या फिर फोल्ड हुआ हुआ है, मतलब यहाँ पे इसकी कोई भी प्रॉपर शेप जो है नहीं नजर आ रही। अब इसमें भी बीटा प्लेटेड शीट है और अल्फा हेलिक्स है। इट इज मेंटेन बाय थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, नेमली आयनिक हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड। तो ये तीन बॉन्ड्स के थ्रू इसको हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, जो कि है आयनिक हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड। फॉर एग्जांपल, in aqueous environment the most stable tertiary conformation is that in which hydrophobic amino acids are buried inside while the hydrophilic amino acids are on the surface of the molecule। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें एक्वस इन्वायरमेंट में, अगर हम देखें जो मोस्ट स्टेबल टर्शरी कन्फर्मेशन होती है वो कैसे होती है, कि इसमें जो हाइड्रोफोबिक एनिमल्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं मतलब जो अंदर की तरफ होते हैं, या फिर हम मिड की तरफ कह सकते हैं, टूवर्ड्स द
अवे फ्रॉम द बाउंड्री भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बाउंड्री के साथ वो होती है चीज उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो बाउंड्री के अंदर होती है उसको कहते हैं हम हाइड्रोफोबिक। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं ये बरीड होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स हैं वो सरफेस पे होते हैं, मतलब हम बाउंड्री की तरफ कह सकते हैं, हम आउटर साइड पे कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं हमारे पास। ये था हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इन मैनी हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड टर्शरी चेन्स आर aggregated and held together by hydrophobic interactions, hydrogen and ionic bonds। हमने देखा कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, अब क्वार्टनरी में है कि बहुत सारे हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है, सॉरी प्रोटीन्स जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, टर्शरी चेन जो बन गई है हमारे पास वो एग्रीगेट कर जाएगी और एक दूसरे को इन्होंने होल्ड किया हुआ होगा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस के थ्रू। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और आयनिक बॉन्डिंग होगी इसके बीच में, मतलब दो तरह की बॉन्डिंग्स होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग। और इसमें जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है वो एक दूसरे के साथ ऐसे धसी हुई होंगी, ऐसे कॉइल्ड हुई होंगी कि इसका स्ट्रक्चर सही से हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दिस स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है इसकी, ना ही ये जिगजैग में है, ना ही ये कॉइल्ड है, ना ही ये स्ट्रेट है। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनी हुई है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास हीमोग्लोबिन, द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एग्जिबिट सच अ स्ट्रक्चर। हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है उसके पास के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है रेड ब्लड सेल्स की, और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। तो ये था हमारे पास सारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होती है प्रोटीन्स की। Classification of proteins include fibrous proteins and globular proteins. What are the fibrous proteins? Fibrous proteins consist of molecules having one or more polypeptide chains in the form of fibrils. और जो हमारे पास फिब्रिस प्रोटीन्स होती हैं वो कंसिस्ट होती हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर, कौन से मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जिनके पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स। फिब्रिल्स की फॉर्म में जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें वन से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो मिलके वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती हैं, उसको हम कहते हैं फिब्रस प्रोटीन्स। इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और ये इनसोल्यूबल होते हैं एक्वस मीडियम में, और ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं और इलास्टिक इन नेचर होते हैं। इनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है और क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती इसमें, या क्रिस्टलाइन स्टेट नहीं होती। ये परफॉर्म करते हैं रोल किसमें, सेल्स में और ऑर्गेनिजम्स में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, सिल्क फाइबर जो है हमारे पास, मतलब सिल्क वॉर्म जैसे है, या फिर स्पाइडर्स जो है हमारे पास, वेब जो है इसकी हम बात कर लेते हैं। और सेकेंड हमारे पास मायोसिन। मायोसिन क्या होती है, ये मसल सेल्स में होती है। और नेक्स्ट है इब्रिन जो कि ब्लड क्लॉट करती है। और कैरेटिन है, कैरेटिन नील और हेयर्स में अपना रोल प्ले करती है, और इसकी ग्रोथ और इसकी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये थी हमारे पास फिब्रस प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर मतलब ग्लोब से निकला है, ग्लोब का मतलब होता है ना कॉम्प्लेक्स सा, या फिर इलिप्टिकल, या फिर स्फेरिकल जो होता है उसको हम कहते हैं ग्लोबुलर। स्फेरिकल और ellipsoidal due to multiple folding of polypeptide chains. Tertiary structure is most important in them. अच्छा, इसमें स्फेरिकल और इलिप्सॉइडल होते हैं, मतलब इनकी शेप जो होती है वह स्फेरिकल होती है या तो फिर इलिप्टिकल होती है, और इसमें मल्टीपल फोल्डिंग्स होती हैं, इसमें भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं। इसका जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि टर्शरी में हमने पढ़ा ना इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूबल होता है ये एक्वस मीडियम में, जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन, या फिर एसिड बेस का सोल्यूशन हो, या फिर एक्वस अल्कोहल हो, इन सब में ये सोल्यूबल होता है। और इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। और डिसऑर्गेनाइज होता है ये, अगर इसकी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया जाए तो ये डिसऑर्गेनाइज हो सकता है। इसकी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमारे पास इंजाइम्स आती हैं, एंटीबॉडीज आती हैं, हार्मोन्स आती हैं और हीमोग्लोबिन आती है। इनके बारे में अगर हम पढ़ें तो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंटल चेंजेस अगर आए तो ये क्या करती हैं, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, तो इनका फंक्शन भी ये क्या होता है, चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट।
तो ये था हमारे पास आज प्रोटीन्स और प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर और उसकी क्लासिफिकेशन। होप सो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट जो कि है न्यूक्लिक एसिड। और हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होती हैं, डीएनए आरएनए क्या होते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।